बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। जी साइम, आज कुछ मुस्कुरा रहे हैं आप, खैरियत तो है? टिक टॉक आवाज़ आ रही है आपको? हाँ। ये काउंटडाउन क्यों दे रहे हैं आप? ये अगर आप लोगों ने कल सोशल मीडिया चेक किया हो तो ये काउंटडाउन इसलिए है कि बिलावल साहब ने कल जनाब बता दिया है कि टिक टॉक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये उन्होंने कल आके बड़े क्लियरली साफ अल्फाज में बता दिया है। बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि जो टेंशन थी बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो बढ़ती से बढ़ती बहुत बढ़ गई। अब तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं, खैराती मैंडेट, फॉर्म 47 प्लस अल्ट्रा प्रो मैक्स की बस अब कहना रह गया है। इसके बाद वो शायद कोई कह देगा। ये वो वीडियो है जिसका साइम जो है ना हमें बता रहे थे कि टिक टॉक बिलावल साहब ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब सोचें, बिलावल साहब वो पार्टी के चेयरमैन हैं, उस पार्टी के चेयरमैन हैं जिन्होंने भरपूर सपोर्ट किया मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने में। वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होना था उसमें इन तमाम तर मराहिल में, फिर 26वीं तरमीम, फिर 27वीं तरमीम, इन तमाम मराहिल में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी साथ साथ आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। बट ये उल्टी गिनती सिर्फ उन्होंने ये मैसेज दिया जैसे पीपल्स नून लीग के लिए शुरू हुई है, क्योंकि इनके विफाक में तो ज़ाहिर काबीना में हिस्सा नहीं है, काबीना में शिरकत नहीं है, काबीना में हुकूमत नहीं है, बट सिंध में गवर्नमेंट है और बाकी भी पार्टियों की सूबों में गवर्नमेंट है। अच्छा, ये तो इस बात की जो भी आप बात कर रही हैं कि ज़ाहिर है आइनी ओहदों पे हैं और ऐसे काबीना का हिस्सा नहीं है, तो अज़मा बुखारी साहिबा इस बात का जवाब ये देती हैं। वो कहती हैं कि तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें, आप लोग फिर इस्तीफ़े शुरू करवाएं, बलूचिस्तान से लें इस्तीफ़े। आप लोग फिर वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सदर मुमलिकत से भी कहें कि इस्तीफ़ा दें, आप लोग स्पीकर से भी कहें इस्तीफ़ा दें। आप लोग फिर शुरुआत अगर करनी है आप लोगों ने तो फिर आप लोग शुरुआत करें। फिर आप लोग इस निज़ाम का हिस्सा क्यों है? क्योंकि जब वो लोग जब शिजली साहब कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फॉर्म 47 प्लस का इनके पास मैंडेट है, तो फिर इसके जवाब में अज़मा बुखारी साहिबा ये बात करती हैं कि फिर आप इस निज़ाम का हिस्सा क्यों है? अच्छा, बिलावल साहब ने फिर अपने जियालों को ये बोला है कि आप तैयारी पकड़ें, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका बैकग्राउंड हमें पता है कि जी मुजफ्फराबाद और मीरपुर के जो इलेक्शन हुए हैं, ख़ासतौर पर पहला मरहला, दूसरा मरहला, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी को। अब वो ये कहते हैं जी हमारी चोरी शुदा सीटें वापस दिलाई जाएँ। आज़ाद कश्मीर साफ शफाफ नहीं, धांधली, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे ये, और कश्मीरियों ने बड़ी दिलेरी से नून लीग की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया और कारकुनों की शहादत कबूल की, लेकिन पीपी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। सुन लेते हैं ज़रा बिलावल साहब ने क्या कहा अपनी उस वीडियो पैगाम में। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊंगा। ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं वो मैं आपको दिलवाऊंगा। आप अपना तैयारी पकड़े। मैं आ रहा हूँ, बाग में जलसा करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, पीछे नहीं हटती और मैदान नहीं छोड़ती। तैयारी पकड़े। टिक टॉक। तो चलें जी, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है यहाँ पे बिलावल साहब की वीडियो भी आपने मुलाहिज़ा कर ली होगी, अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पे मैसेज भी दे दिया, लेकिन मैं आज ज़रा जिक्र करना चाहूँगी शर्जील साहब का। शर्जील साहब कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून PTI प्लस बनना चाह रही है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती, जैसे बिलावल साहब भी अभी कह रहे थे, शुरू हो गई है। ज़रा हमें बताइएगा, इस उल्टी गिनती की काउंटडाउन तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमतें जो हैं वो आने जाने वाली चीज़ हैं। सदा खुदाई और सदा हुकूमत अल्लाह ताला की रहती है, तो हुकूमत तो एक दिन हमारी भी चली जाएगी। अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत दफ़ा पहले भी हुकूमतें आई हैं, चली गई वो भी। तो ये हमारी कोई उल्टी गिनती सीधी गिनती का मसला नहीं है। हम अपने अवाम, हम अपने लोगों के साथ, हम अपने 24 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं, उनके अच्छे और बुरे वक्त के अंदर, और हर तरह से हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके काम कर रहे हैं। और इसी की वजह से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो लोगों को उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। भाई, चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा की मेहनत और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो परफॉर्मेंस पंजाब में है उसके को करीब भी नहीं आता कोई। हम पहले नंबर पे भी हम ही हैं, दूसरे पे भी हैं, तीसरे पे हम ही हैं।
क्योंकि परफॉर्मेंस के मैदान में तो हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। पीटीआई जो है वो नैरेटिव खेलती है, पीपल्स पार्टी के पास परफॉर्मेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। कराची का आप जाके अशर देख लें अगर आप किसी को यकीन नहीं आ रहा तो। ये है सारा मामला। अब उसमें वो ये प्लस हो जाए वो माइनस हो जाए, भाई बात ये है कि जो प्लस माइनस हो जाए, आपके वोट निकले हैं एजेके के इलेक्शन से 600 800, जहाँ पे हमारा कैंडिडेट ले रहा था 28,000 25,000 15,000, उधर आपके ये चंद 100 वोट पड़ रहे थे। तो आप अब अपनी जो है वो दुकान चपकाने के लिए जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा सेनेटर साहब, इल्ज़ामात तो बहुत हैं, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन बार बार जो दोहराए जा रहे हैं, जिसमें जो प्राइमरी इल्ज़ामात है मैं ज़रा वो आपको बता देता हूँ। एक तो शजील मेमन साहब ये कहते हैं कि नून लीग के गुल्लू भट्टो ने कश्मीर इलेक्शन में मार कुटाई की, उन्होंने वहाँ पर तशद्दुद किया। दूसरा वो ये कहते हैं 2024 की जो धांधली की रवायत थी नून लीग की, वो दोहराई गई है आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में। वो कहते हैं फॉर्म 47+ की कार्रवाई डाली है। तो इन इल्ज़ामात पर आप क्या कहेंगे? फॉर्म 47+ की कार्रवाई कह रहे हैं आप लोगों ने डाली है। देखिए बात ये है कि ये जो अगर इल्ज़ामात जो ये लगा रहे हैं, इसका ये एविडेंस प्रोड्यूस करें ना। ये खाली इल्ज़ामात लगा के अपने लोगों को झूठी तसल्लियाँ देना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली बात नहीं कर सकते कि जिन हल्कों में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को 25,000 या 30,000 वोट पड़ रहे थे, वहाँ पे हमारे कैंडिडेट को 500 वोट पड़े, 600 वोट पड़े। भाई किसी को क्या ज़रूरत पड़ी धांधली करने की? जब आप मुकाबले में पीपल पार्टी हो तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको वोट ही कोई नहीं पड़ने, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही सिफर है। कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड तक तो आपसे ठीक हो नहीं रही, 3 साल से आप एक मेट्रो बना रहे हैं, वो आपसे बनती नहीं है। पूरा कराची पानी जो है वो पैसे दे के ख़रीद के क्या कहते हैं कर रहा है। लोग बेचारे जो हैं वो गढ़ों में गिर के मर रहा है, कोई टैंकरों के नीचे आके बच्चे मर रहे हैं, और आप जो है वो कश्मीर चले हैं फतह करने के लिए, तो उधर आपके साथ यही होना था जो हुआ है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस 0/0 है। अच्छा सेनेटर साहब, मसला ये है कि दोनों जानिब से ही बयानात एक दूसरे के खिलाफ इस कदर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए और ऐसी ऐसी संगीन नौयत के या तो भाई सबूत प्रोवाइड किए जाएं। अब राना सनाउल्लाह साहब की मैं मिसाल दूं, काफ़ी गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया। अब मुझे ये बता दें कि ये पूरी जमात का मौक़िफ़ है, फिर वो ये कहते हैं जी उनके साथ मिलकर हंगामा कराई, पुलिस पर फायरिंग कराई, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन ज़ाहिर है वो भी एक बड़ी कदावर शख्सियत है आपकी पार्टी में, ये आपकी पार्टी का स्टांस है ये? बिल्कुल जी, ये राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे पास इसके एविडेंस मौजूद है कि पीपल्स पार्टी ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पर हालात ख़राब किए, क्योंकि उनको मालूम था कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो इनकी मर्ज़ी का नहीं आएगा। और मैं आपको एक और बात भी आज बता दूं कि जीबी के इलेक्शन में भी इन्होंने धांधली की थी, और 2 ऐसे हल्के थे जहां पे इन्होंने रीपोल नहीं होने दिया, और आपको याद होगा रीपोल की बात हुई थी और फिर रीपोल हुआ नहीं था, क्योंकि बिलावल साहब ने फरमाया कि मैं हुकूमत गिरा दूंगा और मैं बजट में हम वोट नहीं देंगे अगर ये रीपोल हुआ, क्योंकि ये धांधली करके वहाँ पर भी जीते हुए। इस तरह हुआ, इस दफ़ा ये है कि इन्होंने धांधली करने की कोशिश की और उनसे हमने इनको करने नहीं दी, तो ये इलेक्शन अब बुरी तरह हार गए। ये है सारा। सेनेटर साहब, नून लीग का एक बड़ों का इजलास हुआ जाती उम्रा में, जहां पर इस कशीदगी को कम करने के हवाले से बातचीत हुई। दोनों जमातों में अभी तक कोई राबता हुआ है कशीदगी के खात्मे के लिए? कोई बातचीत हो रही है? देखिए सियासी जो मामलात होते हैं वो उसके अंदर तलखियाँ आती हैं, उसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हम दोनों एक मैच्योर पार्टियाँ हैं जो पिछले कई अरसे से इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह हम जो है वो साथ बैठ के मुल्क को आगे लेके जाने के लिए ये जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। और मेरा ये ख्याल है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी। ये इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, ये 10 को हो जाए एक तीसरा मरहला अबूर, तो उसके बाद इंशाल्लाह इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि मामलात जो हैं वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे और हमारे आपस में ताल्लुकात भी जैसे पहले थे उसे बहाल होने का इम्कान बिल्कुल मौजूद है। अच्छा फरहान साहब, वेरी इंटरेस्टिंग, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अब हमारी हुकूमत तो कई बार आई है और गई है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब जब ये बात हो रही है इंतज़ामी यूनिट्स की, नए सूबों की, और फिर ज़ाहिर एक 6 माह का टाइम भी दिया गया है जो कि ज़राए बता रहे हैं, खबरियत बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे में जो साइम ने अभी हवाला दिया था ना, जाती उम्रा में बड़ों की बैठक हुई, अब आप लोगों तक, आप 2nd ईयर के आदत और 3rd ईयर के आदत तक कन्वे कर दिया गया है कि पार्टी स्टांस इस पे एक्चुअली है कि आप बड़ों ने डिसाइड कर लिया आपके? लेकिन बात ये है कि इस बात को आप साबित कर रहे हैं ना कि क्या ये इतने 32 सूबे बना के 32 चीफ मिनिस्टर, 32 गवर्नर, 32 काबीना, 32 ब्यूरोक्रेसी जो है वो उससे मुल्क तरक्की करेगा? क्या उससे अखराजात हमारे नहीं बढ़ जाएंगे? फिर एक सूबा आपका ठीक चल रहा है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी है जिसकी दुनिया मिसालें देती है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने सुथरा पंजाब की जो है वो स्टेट केस स्टडी जो है उसको देखा है। जो
स्कीम्स चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के लिए लेके आई हैं, वो अब उसकी कोई पास प्रेसिडेंस नहीं है। इतना ज़्यादा काम हुआ है, तहसील के लेवल पे जाके डेवलपमेंट की जा रही है। हाँ, हमारे यहाँ अब बात ये होती है कि इस तहसील 143 पंजाब की तहसीलें, उनके अंदर इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाएँ, उनके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर के जो है प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँ, श्रिम्प फार्मिंग की जा रही है, और एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। कोई मतलब हमारा कोई मुकाबला किसी से भी नहीं है, हम अकेले ही हैं इस मैदान में। परफॉर्मेंस के मैदान में तो कोई है ही नहीं, हम अकेले भाग रहे हैं। तो ये है सारा का सारा मामला, और उसकी वजह से हमें वोट पड़ा, इसी वजह से हम बाई इलेक्शन जीत गए। आपको पता है बाई इलेक्शन का रिजल्ट जो है जो आया, इसकी वजह से हम AJK का इलेक्शन जीत गए। 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी AJK में। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है, ये क्योंकि हम आवाम के काम करते हैं, हम डिलीवर करते हैं, तो आवाम हमें रिस्पॉन्ड करती है। इस बात की बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है। भाई आप भी परफॉर्मेंस कर लें, आप भी लोगों की, आप जाके सिंध में हशर देखें, आप जाके कराची का देखें, छोड़ दें इंटीरियर सिंध में क्या होगा। कराची का जो हशर इन्होंने किया है, उसके बाद कोई इनको क्यों वोट दे। पेशावर का हशर जो PTI ने किया है, वो कोई क्यों उनको वोट दे कहीं और पे। तो ये है सारा का सारा मामला। ठीक है सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए सारी कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है, पता नहीं इस पर कोई गौर कर रहा है कि नहीं कर रहा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर कश्मीर में दंगा फसाद बलवाराई कर रही है। आज सेनेटर अफनाउल्लाह साहब ने भी उस बात को इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर पुलिस वालों पर फायरिंग करती है। हमारे पास सबूत हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद कहते हैं हमारे पास मौजूद। तो इसी तरह के फिर इल्जामात के जो आप कह रहे हैं ना, ये खूनी इलेक्शन थे दांदी वाले, बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं जी हमारे पास भी सबूत है। लेट्स सी, अब तीसरा मरहला आना है अभी 10 अगस्त को इस कश्मीर इलेक्शन का, तो फिर क्या सूरत हाल हमारे सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं, और मंडे आपको पता होता है जी, मंडे के दिन क्या होता है जी, स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं, बट अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अब मंडे के मंडे, ट्यूसडे के ट्यूसडे, रोज़ाना हम आपको बताते हैं आज के पेट्रोल प्राइस के। जैसे मौसम का हाल बताते हैं, ऐसे हम आपको पेट्रोल प्राइस बताते हैं। तो मैंने सुना है बड़ी कमी की गई है, बहुत बड़ी कमी की गई है, और वो कमी अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब आप लोग भी खुश तो होंगे, लेकिन जितने इंक्रीज के बाद वो डिक्रीज आया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई ज़्यादा कोई खास लोग खुश हैं आवाम, क्योंकि भी हम तासुरात भी आपको बताएंगे। पैसों में हुई है, रुपए में हुई है, रुपए में हुई है। अच्छा, ये एटलीस्ट एक खुशाइन चीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जनाब कमी कर दी गई है। पेट्रोल पूरे 4 रुपए 8 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। बहुत मुबारक हो आप सबको, पूरी कौम को मेरी तरफ से मुबारक हो। 8 पैसे वैसे होता है 4 रुपए 8 पैसे। अच्छा, अगर 35 पैसे और 75 पैसे हो सकते हैं तो 8 पैसे भी होंगे, लेकिन उसमें होता क्या है, बस मैं ये सोचने बैठ गई। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल भी सुन लें, डीजल जनाब 2 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है, और डीजल की नई कीमत है 389 रुपए 93 पैसे। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ, देखिए आवाम की ज़िंदगी में आप सहूलतें लाएं। अब सहूलतें आप वैसे तो नहीं ला पा रहे हैं, आप एक काम ये करें कि आप एक ऐप बना दें, जैसे वेदर ऐप होता है ना, ऐसे पेट्रोल ऐप बना दें, ताकि लोग बस उसे देखें आज के मौसम का हाल और आज के पेट्रोल प्राइस, तो वो बिल्कुल साइड बाय साइड जो है ना, वो गैजेट या जो अपना स्क्रीन होता है मोबाइल का, उस पर वो ऐप जो है नजर आने लगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे ये 4 रुपए 8 पैसे अगर आप उधार दे दें तो मैं ज़रा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लूँ। मैंने एक तो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, 5 का नोट भी नहीं आता, मैं कैसे दे दूं? सिक्का 5 का होता है अवेलेबल। 4 रुपए 8 पैसे का कितना का पेट्रोल आता है? कभी देखा, कभी पंप पे जाके, अच्छा अब तो पंप वाले के पास जाके कहो ना कि 100 रुपए का पेट्रोल डलवा दें, तो वो वहीं से भगा देता है। एक वक्त था कि जब वो 100 रुपए का पेट्रोल डाल दिया करते थे, अब तो वो कहते हैं भाईजान अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये एक आम आदमी जो पाकिस्तान में रहता है, उसके ये रोज़मर्रा है, वो इन झमेलों में ही फंसा हुआ है कि आज के पेट्रोल प्राइस क्या हैं। लेकिन ये होना था, वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज जो इंटरनेशनल मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ वहाँ पर जो अब थोड़ा सा कहते हैं ना, मामला ज़रा ईरान अमेरिका के दरमियान थोड़ा सा काम डाउन हुआ, इन द सेंस के ज़रा बात मुज़ाकरात की, मुआहिदों की तरफ हो रही है, उस तरह से नई मामलात नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे प्राइस गिरे हैं आलमी मार्केट। लंदन ब्रांड वेस्ट टेक्सास रोज़ कम हो रहा है। कल मैं खबर पढ़ रहा था, कल 3-4 रुपए का बड़ा इजाफा, बड़ी कमी के साथ गिरा है। तो जब आलमी मार्केट में पेट्रोल गिर रहा है, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो असरात आते आते हमारे यहाँ पे हमें लगता है कि रास्ता लंबा है ना, रास्ता शायद लंबा है, हाँ बहुत लंबा है, फिर बीच में स्ट्रेट ऑफ बहुत स्लो डाउनलोड होता है, नाकाबंदी भी है। तो कमी की जो इजाफे का जो अपलोड की स्पीड है ना, वो बहुत तेज है, लेकिन कमी जब डाउनलोड होती है तो वो बहुत बफर वो इंटरनेट की स्पीड से आता है, और ये जी चल कर आता है, कहीं से पानियों से गुजर कर आता है। चलें जी, ये तो हमने आपके दिल की थोड़ी सी आवाज़ मिला के ये बात कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से हम देख रहे हैं, जो सोचे 40,000 कमाने वाला, कम से कम तनख्वाह क्या है पाकिस्तान में एक आदमी की,
वो है जी 40,000 रुपये। उसमें वो क्या ही कर लेगा आप। यू आर सो राइट। और अभी आप ये बात कही थी कि 5 रुपए का तो सिक्का नोट भी नहीं अब है ना, अब तो वो देखे हुए भी उसको अरसा हो गया है। नोट से मैं आपको एक खबर बता दूं जनाब, कराची में इन दिनों जाली नोटों की भरमार है। बहुत मोहतात हो जाएं आप सब लोग, जितने लोग कराची में इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। जालसाज मुख्तलिफ अंदाज से 5,000 रुपए के जाली नोट देकर आवाम और ताजरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इस हवाले से कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रजवान इरफान ही कहते हैं कि कराची के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ताजरों के साथ 5,000 रुपए के जाली नोटों के वाक़यात सामने आए हैं, बेशतर वाक़यात। अच्छा, 5,000 का नोट जाली आ गया मार्केट में। मतलब मार्केट्स में है। और ये आप जो बता रहे हैं इसकी वजह से ताजरों में बड़ी तशवीश पाई जाती है। अवाम और ताजिर दोनों जी होशियार रहें। वैसे तरीका क्या है हाँ ये देखना, नोट, असल नोट और जाली नोट की पहचान का? ये भी जानेंगे। कुछ लोग होते हैं वो 5,000 के नोट को ऐसे चेक कर रहे होते हैं। कोई आई थिंक वो मशीन्स आ कुछ गई होता हैं, है। अब तो मशीन्स आ गई हैं, वो सस्ती 3,500-4 हज़ार की मशीन मिल जाती है, उसमें आप नोट डालते हैं, वो आपको स्कैन तो करके हर बता कोई देती थोड़ी है। उसको जेब में लेके या वो आप ऐसे ऐसे उसको लाइट के ऊपर भी करके देख सकते हैं, निशानियां होती हैं उसकी। लेकिन ताजिर जनाब क्या कह रहे हैं और किस तरीके से ये सारा डीबंक हुआ है सिस्टम, जो सारा ये जो स्कैम चल रहा था 5,000 के नोट वाला, जरा आपको सुनवाते हैं। कल जो है 5,000 के नोट जाली मार्केटों में आ रहे हैं और स्कैन चल रहे हैं। ऐसा ही एक हमारे दुकानदार अपने मोबाइल पे जो है इसने ऑनलाइन जो है मोबाइल सेल करने की एक वीडियो डाली। उसके बाद जो है एक आदमी ने इनसे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं जो है 3 मोबाइल लेना चाहता हूँ। इसने अपने राइडर के थ्रू जो है वो मोबाइल वहाँ भेजे। तो बैंक के बाहर वो खड़ा था और उसने जो है वो कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है उस राइडर को मैं बैंक से निकालता हूँ। बैंक पे गया, अंदर जो है उसके बाद वो जाली नोट थे। वो जाली नोट जो है हमारे दुकानदार को, जो राइडर था, उसको दिए। उसके बाद जो है उसका मोबाइल बंद हो गया। जब ये आके उन्होंने चेक किए 5,000 के नोट, तो वो जाली थे। और ये जो 5,000 के नोट हैं ये तकरीबन 75,000 बनते हैं, ये जाली नोट हैं। तो आप तमाम दुकानदारों से और जितने भी हमारे कराची के ताजिर हैं और जो लोग भी हैं जो इसमें डील कर रहे हैं वो खासतौर पर इसका ध्यान रखें। आजकल ये 5,000 के नोट बड़े जाली आ रहे हैं। भाई ये तो अब आप लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है। फिर आप ये कहिएगा हमें पता नहीं चला, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। जो भी तरीकाकार है आप ज़रा कोशिश ये करें, मेक श्योर करें कि नोट असली हो, जाली ना। एक तो 5,000 नोट के जो कहते हैं ना चेंज ही इतना मुश्किल से मिलता है। अच्छा, ये तो जो स्कैमर्स होते हैं वो इनिशियली मेरा ख्याल है वो इसी तरह से ही स्कैम करते हैं कि चेंज चाहिए 5,000 के नोट का। अब वो जो ताजिर है वो बता रहे हैं 75,000, मतलब 5-5 हज़ार के नोट थे, 75,000 टोटल अमाउंट थी और सारी फेक करेंसी। तो अब ये जो 5,000 का नोट जब भी आप मार्केट से किसी से लें या कोई आपको दे रहा है या खुले करने हैं, जो भी अगर आपने किसी तरह से यूज़ करना है इसको मार्केट के अंदर, तो आप लोगों ने एहतियाती तौर पर खुद से उसको चेक कर लेना एक दफ़ा। ये अवेयरनेस हम आपको देना चाह रहे हैं। आंखें बंद करके बस नोट पकड़ के लेकिन जब आप सोचे ताजिर परेशान है तो फिर आम आवाम कैसे उसको पता चलेगा? ये इन्फॉर्मेशन जो है ना बड़ी ज़रूरी है। वैसे आप कोशिश कीजिएगा आपको कहीं से गूगल से इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मिले कि असली नोट की पहचान क्या है। असली नोट की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है। वो उसके 2-3 तरीके हैं, ऐसे करके जिस तरह भी आपने बताया, दूसरा उसको लाइट में रख के उसकी पहचान हो जाती है। और ये फिर वही बात है कि थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ये हम लोग भी तो करते हैं ना कि बस नोट पकड़ के जेब में डालिए या तो मैक्सिमम काउंट कर लेते हैं। अब आप लोगों को काउंट करने के साथ साथ ये भी चेक करना है कि ये करेंसी ओरिजिनल है भी कि नहीं। अब ये भी एक मसला है हमारे लिए कराची के अंदर। बट लेकिन आप देखिए कि लोग मतलब कोई किसी का आसरा नहीं कर रहा। तो नहीं भाई, आजकल जहाँ पे तो बस चल रहा है वहाँ पे छुरी चलाया किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट के बहुत सारे इशू हैं। खैर मैं ये बात कर रही थी, कल परसों से जी हम देख रहे थे, संडे था गालिबन, सैटरडे नाइट या संडे से, कराची में रात से जो एक बू है थी और वो गैस की बताई जा रही थी, लोगों को आ रही थी। वो रात 10 से लेके सुबह 10 तक थी। मुख्तलिफ इलाकों में लोग बड़े परेशान हो गए। सब एक दूसरे को कॉल करके कह रहे हैं जी एहतियात से जी, अगर आपने चूल्हे पे कुछ बनाना है, स्टोव ऑन करना है तो प्लीज़ बी केयरफुल। बाद में जी ऐसे जी यानी कि जो हमारे सुई सदन गैस वाले हैं उनकी तरफ से बयान आ गया कि जी हम पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो उस वजह से ये सारा जो लाइनें बिछाई जा रही हैं, इस वजह से ये सारा सिनेरियो बना। लेकिन आप लोगों ने किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। अच्छा, तो ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस हैं ना, ये एकदम से खौफ व हरास फैला देते हैं। रात को तकरीबन 11-12 बजे मेरा फ़ोन टन टन टन, मैं परेशान हो गया, क्या हो गया है। तो वो इस तरह के ख़तरनाक किस्म के मैसेजेस आ रहे थे कि आपने सोच समझ के आग जलानी है, लाइटर नहीं जलाना, क्या ये करें नहीं करना। भाई, तो जब लोगों को फील हो रही है तो क्या करें लोग? हाँ, स्मेल तो आ रही थी, बट ये वैसे एक चीज़, ये वैसे बड़ा वैसे इतने अरसे से कराची में कहीं ना कहीं कभी पानी की पाइपलाइनें डल रही हैं, कभी जी PTCL वाले, कभी हमने कभी ऐसी बू जो है ना महसूस नहीं की। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ज़रा सा सुई सदन गैस को खुल के मौक़िफ़ इस पर देना चाहिए कि ये था क्या। अब वो गैस की ही स्मेल थी या फिर कुछ और था? हाँ। वो था क्या?
मूविंग फॉरवर्ड ज़रा अब हम मौसम का जिक्र कर लें, आपको मौसम की अपडेट दे देते हैं जनाब। कराची में तो बादल नहीं बरसे, पहली तारीख आ गई, 2 तारीख आ गई, 3 आ गई, आज 4 हो गई। हमें कहा गया था मौसम वालों ने फर्स्ट सेकंड को बारिश होगी, ठीक ठाक बारिश होगी, ठीक ठाक भी किया, थोड़ी बहुत भी बारिश नहीं। चलें कोई नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर आपको पता है ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आ जाता है, फिर वो इशू हो जाता है। तो मॉनसून का नया सिलसिला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एंटर हो चुका है। मूसलाधार बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है, ताहम कई शहरों में शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। वो कैसे कि लाहौर, रावलपिंडी और नवाही इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि चकलाला, कचहरी और लियाकत बाग के इलाकों में 50 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। रावलपिंडी के ढोक खब्बा में नाले पर तजावुज़ात के बायस बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। एबटाबाद की क्या ही बात है, एबटाबाद और गिरदोनवा में शदीद बारिश है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़ाहिर है लोग एहतियात भी करते हैं। शाहर रेशम समेत मुतादिद लिंक रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। अब महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मज़ीद गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी है। बिल्कुल उन्होंने सिंध को आउट कर दिया सिनेरियो से। अब ज़ाहिर है यहाँ पर सिस्टम नहीं आया बारिश का, तो उन्होंने कहा जी बारिश फ़िलहाल यहाँ पर ऐसी नहीं होगी, बट बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरक़ी इलाके वहाँ तक बारिश मेरे ख्याल से मॉनसून को भी तरस आ ही गया हमारे ऊपर। वो कहते हैं कि पहले मॉनसून भी सोच रहा होगा कि पहले अपना सीवरेज का सिस्टम ठीक करें, फिर मैं मॉनसून का सिस्टम लेके आऊँगा। मौसम भी यही सोच रहा होगा। चलिए जनाब गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमीर हैदर लारी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमीर हैदर लगारी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में सिर्फ बारिश का सिलसिला जारी है। मॉनसून का ये स्पेल कब तक लास्ट करेगा, नया स्पेल कब आएगा, और कराची के हवाले से ख़ास तौर पर क्या पेश गोई है मौसम को लेके? जी बिल्कुल, देखें ये मॉनसून का स्पेल कल काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग रहा है और फैसलाबाद में 77 और सियालकोट में 73 मिलीमीटर और बहावलपुर में जो है 64 मिलीमीटर बारिश हुई है। और ये सिलसिला आज भी रहेगा, 5 तारीख तक ये सिलसिला रहेगा। उसके बाद हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 8 अगस्त से जो है एक और स्पेल जो है वो पाकिस्तान को मुतासिर करेगा। जहाँ तक कराची की बात है तो कराची में अभी तक हम अगले 10 दिन में कोई भी इस किस्म का मॉनसून का स्पेल नहीं देख रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ और बताइएगा, अभी हम सुन रहे थे एबटाबाद में तो इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, लिंक रोड्स, ये तमाम तर चीज़ें मुतासर हुई, मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुई। ज़रा हमें बताइएगा केपी और जो अपर साइड है वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी, वहाँ पे बारिश की कितनी शिद्दत रहेगी, कैसा मौसम रहेगा? देखिए अगले आज और कल की जो है डेट, वहाँ पर भी हो सकता है कि आज की जो हमारी हैवी रेनफॉल जो कश्मीर है, गिलगित है, केपी है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैवी रेनफॉल कहीं कहीं पे हो सकती है या कहीं पे वेरी हैवी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसने सिंध में भी काफ़ी यानी हाई हैवी रेनफॉल दिया है। इसी तरह हमने अभी देखा कि सेंट्रल पंजाब में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जो केपी के है, गिलगित है, इसमें कश्मीर है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कहीं कहीं हो सकती है अच्छा, अगले 2 दिन में। अमीर हैदर साहब, ये आपके तज्ज़िये में वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार मॉनसून एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर उतना शदीद नहीं था, या अभी वो दिन नहीं आए और अभी ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है, या आपको लगता है कि ये इसी तरह ही मतलब बारिश होगी लेकिन 50 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर तक? लास्ट टाइम जो हमने एक अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल देख ली थी, एक वो जो फ्लैश फ्लडिंग और वो जो फिर उसके बाद सैलाबी सूरत हाल थी, अब वो इस साल उतनी शिद्दत से इख्तियार नहीं होगी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें जो
पिछले साल था ना, वो कराची में भी काफ़ी एक सीवियर स्पेल आया था। तकरीबन आपको याद होगा एक ही दिन में 163 मिलीमीटर हो गई थी, हैदराबाद में भी हो गई थी और सियालकोट में इससे भी ज़्यादा हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि इस दफ़े हम देख रहे हैं कि ये पूरा जुलाई का मंथ निकल गया, हमारे पास कोई भी स्पेल यानी सिंध में कोई भी स्पेल नहीं आया। तो इस दफ़े हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि सुपर अल नीनो की वजह से जो है वो हो सकता है कि इस दफ़े जो है वो बारिशें कम हो। तो उमूमन पाकिस्तान में मानसून सीज़न रहता कब तक है? लास्ट ईयर तो एक एक्सटेंडेड सीज़न था, प्री मानसून सीज़न भी था, फिर एक्सटेंडेड हो गया, बट अमूमन क्या एक पैटर्न है पाकिस्तान में? देखिए, अमूमन ये होता है कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि 28 जून को जो है अप्रोच कर गया था मानसून का स्पेल ना, और अब भी जो है हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 1 जुलाई या 30 जून को जो सिस्टम होता है मानसून का वो पाकिस्तान को अप्रोच करता है और ये सितंबर तक जाता है। और आई थिंक ये भी इसी तरह ही होता है, मानसून का जो पीरियड है वो जुलाई अगस्त सितंबर है पाकिस्तान में। अच्छा, तो अब हैदर साहब, अब कराची में जब भी बारिश होगी, क्या वो जल थल एक करने वाली बारिश होगी या फिर नॉर्मल खुशगवार बारिश होगी? देखिए, एक्सट्रीम इवेंट जो होते हैं ना वो दुनिया में कोई भी फोरकास्ट नहीं करता है, लेकिन ये है कि मानसून पीरियड है और हम बारिश जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो ये डिपेंड करता है कि उसको सिस्टम को कहाँ फेवरेबल टेम्परेचर मिलते हैं, वहाँ पर ये जो है हैवी रेनफॉल दे देती है। लेकिन हम इस दफ़े जो देख रहे हैं वो बहुत कमज़ोर मानसून होगा, यानी नॉर्मल से हो सकता है नॉर्मल हो या नॉर्मल से कम हो, क्योंकि इस वक्त भी अभी जो इंटरनेशनल वो आ रही है कि ये सुपर अल नीनो जो हम कहते हैं उसकी वजह से ये बारिशों का सिलसिला शायद कम ही हो पाकिस्तान में, या मानसून जो है उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। थैंक यू सो मच लगाई साहब, बहुत शुक्रिया। और जी, ये मौसम हाल था जो हमने आपके सामने रखा। अब बारिश का आपको पता चल गया कराची वालों क्या सूरत हाल रहेगी, लेकिन बादल छाए हुए, आप इसी मौसम को एंजॉय करें। थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है, खंभों से दूर रहना है, आपने खड़े पानी से आप लोगों ने दूर रहना है, और अगर कोई ट्रैवल करने का सोच रहा है मन चला तो प्लीज़ महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पढ़ लीजिएगा और मौसम का हाल जान मन चले कहीं काम शाम नहीं कर रहे होते, मतलब अब काम पे जाए, हो गई छुट्टियां 2 महीने वैसे, लेकिन अभी भी बहुत लोग मन चले तो फिर मन चले हैं ना, उनको कौन ट्रैवलर्स को फिर कौन मना कर सकता है। लेकिन अपनी एहतियात करके फिर आप लोगों ने ट्रैवल करना है और बस अपनी और अपनी फैमिली को आपने ख्याल रखना है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के हाजिर हो बाद जाएंगे ब्रेक के वापस बाद। आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे ज़रा इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसमें यूं तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर इलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा दोनों जमातें एक दूसरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे के हवाले से बयान दे रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और इशू है, वो है जी नए इंतज़ामी यूनिट्स और नए सूबों के हवाले से। जब से वज़ीर दाखिला ने बात की, फिर इसी तरह की बात मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं सेहत के, साथ ही फिर अलीम खान साहब ने भी प्रमुख पेश बात की, फिर ख्वाजा आसिफ ने एक तरीके से इन बातों को इंडोर्स ही कर दिया कि ये ज़रूरत है और गुड गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हैं। तो अब देखते हैं जी, सियासी जमातें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी जो आला क़यादत है उनकी तरफ से कोई ऐसा ख़ास बयान इस हवाले से अभी नहीं आया है। अच्छा, लेकिन साथ साथ आपको बता दें, जहाँ पे आपने वज़ीर दिफा का जिक्र किया, आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब का किया, वज़ीर दाखिला साहब का किया, नेशनल डायलॉग कमेटी ने भी जनाब मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि गवर्नेंस का मौजूदा निज़ाम आवाम के मफाद में नहीं है, सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी चाहिए। ये आसमान से उतरी बात नहीं कि सूबे तकसीम नहीं हो सकते, सिंध पहले तकसीम हो चुका है। महमूद मौलवी ने कहा कि सूबे बनने से सिंध की तकसीम की बात हो रही है, ना सूबा अलग करने की। इंतज़ामी यूनिट बनना ज़रूरी है, कराची के कारोबारी लोग इस पर बात करने से खौफज़दा हैं। तो चलें अब सियासी जमातें, ख़ास तौर पे जो 2 जमातें हैं, ये क्या सोच रही हैं, इस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ये एक डिबेट शुरू हो गई है। अब नेशनल डायलॉग कमेटी तो चले, उन्होंने अपनी तजवीज़ दी है, वो पहले से इस तरह की कमोबेश बात करते रहते थे, लेकिन
पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस बारे में क्या बैठेगी, सोचेगी? आपकी कोई सेंट्रल कमेटी का इजलास होगा? अब तक आप लोगों की जानिब से जो बयानात आए हैं वो दो टोक हैं। मुराद अली शाह साहब ने कह दिया जी हम इस तरह की किसी तकसीम की तरफ नहीं जाएंगे, बट जिस तरीके से इस पर बहस हो रही है लगता है मामला नागुज़ीर ही होता जा रहा है। आप क्या कहिएगा? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक ताल्लुक नए इंतज़ामी यूनिट्स का है, देखिए किसी बंदे को अपनी राय रखने का तो हक है, बिल्कुल। ये वजीर दाखिला साहब की ज़ाती राय थी और उनकी राय के ऊपर कोई सीरियस तहर्रुक नहीं हुआ। एक आइडिया के तौर पे उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल फोरम पे डिबेट की। उनको उनकी इस बहस को जब मीडिया में उठाया गया तो उसको रिस्पॉन्ड किया कुछ लोगों ने, कुछ ने उसको सेकंड किया, कुछ ने नहीं किया। नए इंतजामी यूनिट बनने के ऊपर इस वक्त मसला क्या है? अगर तो हमारे हुक्मरान यानी हुक्मरान जमात या हुक्मरान जमात की या उनके जो वज़रा हैं वो ये समझते हैं और उनके जमात के सीनियर लोग ये समझते हैं कि ये एक मसला है गवर्नेंस और इसका हल छोटे सूबों में है, तो उनको ये डिबेट खोल के पार्लियामान में या पहले सूबाई असम्बलियों में लानी चाहिए। आइन के अंदर तरीक़ाकार दर्ज है। आपने अगर बाकायदा सूबे बनाने हैं तो उस तरीक़ाकार के मुताबिक आपको लेजिस्लेशन कर लेनी चाहिए। एक है डिबेट, हाँ आप इंटेलेक्चुअली डिबेट करें, लोग उसको ओन करें और फिर नए इलेक्शन के अंदर आप देखते हैं कि जमात को, जो भी जमात इसको लीड करती है, वो अवाम के पास लेके जाती है ये आइडिया और अवाम उसको वोट देते हैं और वो आके जो नए सूबे बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह, किसी को क्या एतराज़ होगा? अभी तो इस पे अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशंस हैं। मेरी जमात की एक पोजीशन है, बाकी जमातों की अपनी एक पोजीशन है। अच्छा, दूसरा पहलू इस डिबेट का यह है कि इस डिबेट में जो लॉजिक पेश की जा रही है, जो मंतक है कि नए सूबे बनने चाहिए, फलां मुल्क में बने, हिंदुस्तान में इतने हुए, बरतानिया में इतने, अपने अमेरिका में इतने बने, हमारे यहाँ भी नए सूबे क्यों बनने चाहिए? ताकि इंतज़ामी यूनिट छोटे हो जाए, पावर नीचे डिवाल्व हो जाए और हुक्मरान और अवाम के दरमियान फासला कम हो जाए, उससे गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी। चले, एक अच्छा आइडिया है, इसको बहस कर लेते हैं, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि हमारे आइन के अंदर जो तरीक़ाकार हुक्मरानी का दर्ज है, क्या हमने उस पर बदर्जा उत्तम काम किया? क्या आइन को चलने दिया और एग्जॉस्ट हो गया हमारा जो पहले से कंसेंसस है, यानी पाकिस्तान में 3 टियर गवर्नमेंट होगी, ये आइन कहता है ना, एक वफाकी, एक सूबाई, एक लोकल गवर्नमेंट। अब वफाकी गवर्नमेंट बनाई गई, असेंबली बनाई गई, जिस तरह के माहौल में असेंबलियां बनती हैं, जिस तरह के इलेक्शन होते रहे हैं, हमने उसकी रूह के मुताबिक उसको नहीं चलने दिया। उसमें कौन कौन कसूरवार ये और बहस है, छोड़िए उसको, लेकिन बहरहाल वो काम पूरी तरह करने का उसे मौका नहीं मिला। बट इवन देन पार्लियामेंट अपना काम कर रही है और आज भी पार्लियामेंट में अच्छे और बेहतर लोग भी बैठे हुए हैं, मेरे जैसे भी जो सूबाई टियर का वो भी कर रहा है, उसकी हद तक वो भी अपनी जगह काम इंटैक्ट है, काम कर रहा है, सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। एक थर्ड टियर है जो सर्विस डिलीवरी वाला है, वो है लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, जो आपका आइन कहता है। आपने आज तक एक मौसर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम पूरी तरह नहीं बनाया, सिवाय जनरल मुशर्रफ के दौर के। हमारे अहद में तो कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो एक निज़ाम आया जो कि लोगों के बहुत करीब था और बड़ा एम्पावर्ड था। उसमें कुछ खामियां थी जो दूर करनी चाहिए थी, जो वक्त के साथ साथ डिटेक्ट हुई, उनको दूर करके उस निज़ाम को इम्प्रूव करना चाहिए था। हमने वो निज़ाम बनने नहीं दिया। तो जो सारी डिबेट है वो तो है ही ना कि नए सूबे बने जिले लेवल पे या डिवीजन लेवल पे, तो आपके पास लोकल गवर्नमेंट का वो निज़ाम जो आइन में तफवीज़ है, तयशुदा है, हम उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चलाएं, उसको इख्तियार दें। अगर नए सूबे बना के भी इख्तियार नहीं देने तो फिर किस काम के? तो ये जो आइडिया है, मैं तो इस आइडिया के मैं खिलाफ नहीं हूँ, आप डिबेट करें, अच्छा। लोगों को कायल करें, लेकिन मैं समझता हूँ जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि आपका पहला काम लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, और वो आपके आइन के अंदर दिए गए तरीका कार में दर्ज है। इस वक्त जो सिंध अपने में उस बलदियाती निज़ाम है, आपके ख्याल में वो बहुत आइडियल निज़ाम है?
एक मिनट, देखिए ना, निज़ाम जो भी है, अगर उस निज़ाम को आपने इम्प्रूव करना है, उसकी खामियों को दूर कर लीजिए। ये किसी एक बंदे के साथ लिखा तो नहीं होता ना, वो तो एक इंतजामी ढांचा है। आप उसके साथ चलिए, काम कीजिए, कोई रोक तो नहीं रहा ना आपको इम्प्रूव करने से। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आपने लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम डेवोल्यूशन करके इख्तियार और वसाइल दोनों चीज़ें नीचे भेजिए, उसको काम करने दीजिए। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई तो कर लीजिए। यानी मैं आपकी बात से नतीजा अखज़ ideas करूं पे काम कायरा करो। साहब कि आप ये कह रहे हैं कि जी कोई हर्ज नहीं है नए इंतजामी यूनिट्स बनने में, नए सूबे बनने में, बस साथ मैंने मिलके नहीं कहा बैठ ये। जाएं और उस पर गुफ्तगू कर लें, एक नहीं, मैंने डायलॉग ये कर नहीं लें। कहा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने दो बातें कही हैं। एक बात मैंने ये कही है कि किसी को जो बहस है या डायलॉग है, इससे रोका तो नहीं जा सकता, उनका हक है वो बहस करें और लोगों को कायल करें। अगर लोग कायल हो जाते हैं, अगले इंतखाब में वोट मांगे लोगों से, लोगों ने इस पॉइंट को वोट दे दिया, बिस्मिल्लाह। दूसरा मैंने कहा कि जो पहले से मौजूद तरीकाकार है आइन में, हमारे पंजाबी में कहते हैं आगा दौड़ पीछा चौड़, यानी आगे आगे आप भागते करके काम यानी करते कि जाते अगले हैं, मंशूर पीछे का सब मतलब खराब है करते 2.5 साल तक यही सिस्टम चलेगा। सिस्टम अभी रीसेट मांग रहा है, मगर आप कह रहे हैं 2.5 साल यही सिस्टम चले, अगले मंशूर में सियासी जमातें ये पॉइंट लेकर आए, ये कह रहे हैं आप कायरा साहब? अच्छा, कायरा साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम इनकी ज़रा ऑडियो को रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। I think he really wants to respond to that thing because हम इनसे रब्ता करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कायरा साहब ने ये बात जो कह दी है ना कि जी वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि पावर होनी चाहिए, निचली सतह तक मुंतकिल होनी चाहिए, और अगर कोई निज़ाम आइडियल नहीं है, बल्दियाती निज़ाम आइडियल नहीं, तो उसकी खामियों को दूर करना चाहिए, विच इज़ लाइक MQM यही मुतालबा करती आई है। अगर सिंध की हद तक मैं बात करूं कि भाई हम चाहते हैं जी इसमें चेंजेस आए 140A के हवाले से। चले हम ब्रेक ले लेते हैं, मीनवाइल हम कायरा साहब को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कायरा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल पूछा था, दोहरा देती हूँ। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 2.5 साल तक मौजूदा सिस्टम ही चलता रहे और 2.5 साल के बाद जब सियासी जमातें इलेक्शन के लिए मैदान में उतरें, अपने अपने मंशूर में ये राय दें नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों की, और फिर अवाम से राय लें, उसके बाद चेंजेस लाएं, ऐसे ही है? जी, मेरा मुराद ही यह है कि आइन के अंदर पहला काम तो ये करें कि आइन को पूरी तरह चलने दें और उसका ड्राफ्ट करें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट का उसमें दर्ज है, पहले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब तो कराएं, उनको इख्तियार दें, उनको वसाइल दें और पावर नीचे डिवॉल्व करें। उसके बाद उस निज़ाम में अगर कोई खामियां हुई तो दूर हो जाएगी, तो ये जो छोटे इंतजामी यूनिट है इसका मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की इंडिविजुअल राय है, वो वज़ीर दाखिला हो या कोई और दोस्त हो, उनको अपनी राय रखने का हक है, वो राय लोगों के सामने देंगे और उस राय के ऊपर राय आमा हमवार होगी और लोग वोटिंग के जरिए ही उनको ऑथराइज करेंगे ना, और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आइन के मुताबिक ये काम तो असेंबलियों से होना है। अच्छा, इस सूबे के अंदर फर्ज करें आप पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, KP में, किसी सूबे के अंदर ये ख्याल है कि यहाँ पे इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, छोटे सूबे बनने चाहिए, तो वो सूबाई असेंबली से की आइन के अंदर दिया गया जो तरीकाकार है उससे बियॉन्ड तो अब नहीं जा सकते। सर आपका पॉइंट आ गया, कमेंट आ गया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक में जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और बहुत सी चीज़ों को इंसान कैपिटलाइज कर सकता है, अपनी बहुत सी एबिलिटीज़ को, आप अपने स्किल्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। लोग अपने स्किल्स बेचते हैं, हुनर के ऊपर कमाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप अपना चेहरा बेच सकते हैं? नहीं ना, अब AI ने इसको भी मुमकिन बना दिया है। अब हो क्या रहा है कि जनाब आप सिर्फ ये सोचें कि आप घर बैठे हुए हैं और आपने अपना फेस जो है वो किसी कंपनी को आपने सेल कर दिया, आपको घर बैठे महाना, यानी कि अब वो फेस AI से उसको बना के पिक्चर या भी जो वीडियो है उसको बना के किसी ड्रामे में दे दें जी, किसी म्यूजिक वीडियो में इस्तेमाल हो किसी जाए, कंपनी में आपको जी CEO बनाकर बैठा दें, किसी म्यूजिक वीडियो में लगा दें, कोई कमर्शियल करा लें, ऐसे होगा अब ये होगा। अब जनाब चीन में मसनूई जहानत यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने रोज़गार की एक नई राह खोल दी है, जहां अब लोग अपनी तस्वीरें या चेहरा, बेसिकली चेहरा, AI कंपनियों को लाइसेंस देकर मुआवजा हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चीन में मुतादिद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे अफराद को रजिस्टर कर रहे हैं जो अपनी तस्वीर
AI वीडियोस, इश्तिहारात और माइक्रो ड्रामों में इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं और इसके बदले मुआवजा सुन लें अब आप, इसके बदले उन्हें 15 से 700 अमरीकी डॉलर तक मुआवजा दिया जाएगा, मतलब 700 से 1500 अमरीकी अच्छा, ये भी नहीं कि जिससे सिर्फ मॉडल्स ही नहीं बल्कि जो आम शहरी हैं, बुजुर्ग अफराद हैं या मुनफरिद खदोखाल रखने वाले चेहरों की, ज़ाहिर है आप देखें ना, हर रीजन के जो लोग हैं उनकी एक अलग ही साख्त होती है, फीचर्स होते हैं, डिफरेंट उनकी रंगत होती है, तो उनकी भी मांग बढ़ गई है। सो अगर आपने कोई कैरेक्टर दिखाना है फला जगह से तो फिर आपको उसकी भी डिमांड बढ़ गई है। तो पहले 3 माह में 1,28,000 से ज़ायद माइक्रो ड्रामे रिलीज़ किए जाएंगे, जिनमें से 95% से ज़्यादा की तैयारी की मसनूई ज़हानत का इसमें इस्तेमाल किए। अब मुझे ये मामला बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। ठीक है, अब लोग हो सकता है उनको बताया जाए जी ये हमारी लिमिटेशन है, हमारी जी फेस अगर आप यूज़ करेंगे तो लाइसेंस दें, हमें हर चीज़ के बारे में बताएं। हो सकता है कोई लीगल उस वाले से डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाए, बट स्टिल हम एक ऐसे दौर में साइम इसके बाद दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे असल और जो नकल है उसका फ़र्क बहुत ही ब्लरी होता जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा एक टाइम को आके। बहुत एक बारीक लाइन बचेगी और ये जानने में कि क्या ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, कौन असली है, कौन नकली है। पता चले साइम की जगह कोई और बैठा हो, फेस साइम का लगाओ, बल्कि कोई हो भी ना। वैसे तो अब बेसिकली आप अगर घर अब बताया ही जा रहा है कि रोज़गार की एक नई राह है, और लेकिन आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो चेहरा जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जिन वीडियोस में, जिन ड्रामों में, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे आपका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात मुझे लगता है कि वंस यू हैव गिवन योर आइडेंटिटी टू AI और AI के डेटाबेस में आपका चेहरा, आपकी आइडेंटिटी आ गई है, उसके बाद AI कैन डू वंडर्स विद इट, यू नो। अभी जो लोग जो कौन से इमेजेस आए थे बड़े वायरल हुए थे, नाम भूल गई मैं, जो यू नो अब थोड़ा सा कार्टूनिश स्केच होता है आपका, फिर आपका ये सब ने पिक्चर्स दी जी, हमारी पिक्चर्स भी स्केच कर दें, हमारी पिक्चर्स भी जो आप जो है फला फिल्टर लगा दें। दूसरी बात ये है कि अब ये जो अब हम ज़रा, क्योंकि हमारा तो ये काम है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि फ़र्ज़ करें आपने अपना चेहरा AI को दे दिया है, ठीक है, वो किसी ड्रामे में इस्तेमाल हो गया है, दूसरे ड्रामे में कोई और किसी ड्रामे में अब AI आपके चेहरे में थोड़ी बहुत चेंजेस करके, मतलब चेहरे पे 2-4 मोल्स बना दिए, रंगत आपकी सांवली कर दी और आपका चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है और लीगली वो आपका चेहरा है भी नहीं। हाँ। तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल। टेक्नोलॉजी से अवेयर है, अपने आपको टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करें, इसलिए हम ये कहते हैं इवॉल्व करें, ओवर रिलाय ना करें, ओवर डिपेंडेंट ना हो जाएं इन सारी चीज़ों से और इनसे डरे ना। लेकिन यह है कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ना शेयर करें। मैंने देखा अब लोग ChatGPT से सब कुछ बातें करने लगे, सब कुछ बताने लगे, मतलब अपने बैंक में कितना अमाउंट है, उससे मैं करूं क्या, फला चीज़ मुझे ख़रीदनी, अपने रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? भाई कुछ लोग तो अपने महीने की जो तनख्वाह का बजट है ना वो भी AI से बनवाते हैं। पासवर्ड ही ना बता देना AI को, खुदा के लिए। बट गाइज आपको बस इसलिए कहते हैं कि आप लोग थोड़ा एहतियात किया करें और अपने आप को इवॉल्व करें AI के साथ। आप लोग इतना एटलीस्ट इवॉल्व कर लें कि आपको पता चल जाए कि ओरिजिनल क्या है और बस फेक मैं क्या है, इस हद डीप तक फेक इंटरेस्टेड हूँ कि कोई AI मेरी जगह बैठ जाए, मेरी हमशक्ल, और मैं छुट्टियों पे चली जाऊँ, फिर इतना इंटरेस्टेड हूँ। ये एक बहुत तशवीशनाक सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिली ख्वाहिश मैंने अपनी नहीं, हम बिल्कुल नहीं रिप्लेस करने देंगे AI को अपने लिए। आपको क्या पता, मैं लाइसेंस दे दूं? हाँ करेक्ट। अच्छा जनाब, मूविंग फॉरवर्ड आपको ज़रा बताएं कि हम जब बात करते हैं एकेडेमिया की और उसमें कुछ बहुत मुश्किल फील्ड्स होती हैं, जैसे कि CA की जब हम बात करते हैं, CA हो गया, ACC हो गया, बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है और हमें बताया यही जाता है कि इसके मॉड्यूल्स आपने अगर पढ़ने हैं और उसके एग्ज़ाम्स अगर आपने देने हैं, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी पाकिस्तानी तालिबा की जिसने कम उम्री में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिस पर पूरे मुल्क को फ़ख्र है। अब कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सिर्फ 15 साला मरियम सिद्दीक ने ACCA के तमाम 17 इम्तिहानी पर्चे सिर्फ 1.5 साल में कामयाबी से पास करके दुनिया की कम उम्र तरीन उम्मीदवार होने का एजाज़ हासिल कर लिया। अच्छा, मरियम सिद्दीक की जो ये कामयाबी है, ये इस बात का सबूत है कि अगर आपके अंदर कहते हैं ना लगन हो, थोड़ी कंसिस्टेंसी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो, मुस्तकिल मिजाजी जिसे कहते हैं, और आपकी अच्छी आपको कोई गाइड करने वाला हो, तो फिर कहते हैं ना
उम्र क्या और फिर मुश्किलात क्या, फिर कामयाबी आपकी राह जो है वो उसमें आप देखते हैं आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। आज हम जानेंगे कि मरियम ने कैसे ये तमाम तर चीज़ अचीव की और ऐसे दौर में जब बच्चे एडिक्टेड हैं मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया से, पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं। करेक्ट। तो हमारे साथ मौजूद है आलमी रिकॉर्ड होल्डर तालिबा मरियम सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हम सबका पूरे पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया, हम सबको फ़ख्र है आप पे। सबसे पहले ये बताएगा कि इतनी छोटी सी उम्र में, जस्ट 15 ईयर्स, आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की, क्या जर्नी थी, कैसे आपने ये सोचा कि मैंने ACCA का एग्ज़ाम सारे देने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मेरी जर्नी स्टार्ट इससे हुई थी कि ग्रेड 6 तक मैं नॉर्मल स्कूलिंग करती थी एज यूजुअल स्टूडेंट्स करते हैं, नॉर्मल स्कूल की क्लासेस लेती थी। बट आफ्टर ग्रेड 6 मैंने अपने ग्रेड 7 और इंस्टेड ऑफ ग्रेड 7 और 8 मैंने अपने ओ लेवल्स प्राइवेटली अपेयर किया एंड जो स्टूडेंट्स ग्रेड 10 और 11 में पेपर्स अपेयर करते हैं वो पेपर्स मैंने ग्रेड और 6 और 7 में अपेयर कर लिए। सो इससे मेरे 3 इयर्स सेफ हो गए थे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स परस्यू करते हैं या इंटर परस्यू करते हैं, बट मैंने डायरेक्टली ACCA परस्यू किया थ्रू FIA रूट। एक्चुअली जो मेरे एल्डर सिबलिंग्स है वो भी ACCA CA इसी फील्ड में है, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में आइडिया है कि हम लोग कब कर सकते हैं ज्वाइन, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर मैं आपको ACCA की रिक्वायरमेंट बताऊं सो वो सिर्फ 13 इयर्स है, आपकी कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसी तरीके से मेरी ACCA की जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, थोड़ा सा मरियम मैं ये जानना चाहूँगी, अब हम थोड़ी से पहले ज़रा AI की बातें कर रहे थे, आजकल बच्चे जो है ना बड़ा सहारा ले रहे हैं, तो इसमें ऐसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आप अगर अपने अच्छे प्रॉम्प्ट दें, आपके आइडियाज़ हो तो उसे रिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं आपकी रूटीन जानना चाह रही हूँ, और क्या आप AI से या इस तरह के चैट बॉट से मदद लेती हैं कि नहीं, रूटीन क्या है आपका, स्टडी टेक्निक क्या है बेसिकली? बिल्कुल, मैं जो ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, इससे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुई है मेरे स्टडीज़ में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टडी टेक्स्ट में कोई ऐसा पार्ट है जो क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, अब उसकी पिक्चर मैं लेकर ChatGPT में अपलोड कर दिया एंड मैंने उसको बोल दिया इसकी मुझे आप एक्सप्लेनेशन दे दो। या काफ़ी डिफरेंट मेथड्स, लाइक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, MCQ सॉल्व कर रही हूँ, सो AI ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो AI को किस तरह यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहा है या नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी रूटीन की बात है, सो जो स्टार्टिंग के मेरे 7 ACCA के फाउंडेशन पेपर्स थे वो नॉर्मली एक स्टूडेंट एवरेज 1 ईयर में अटेम्प्ट करते हैं, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 45 डेज के अंदर क्लियर किए थे। एंड तो उस वक्त मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन था। लाइक मैं सुबह उठती थी उस वक्त, मतलब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, बीच में डिनर का ब्रेक, लंच का ब्रेक, उसके अलावा 8 to 10 आवर्स मेरी डेली स्टडी होती थी। बट अब मैं अगर स्किल्स और प्रोफेशनल लेवल में आ जाऊँ, सो क्योंकि उसमें अटेम्प्ट्स होती है, लाइक आपको पर अटेम्प्ट 3 मंथ्स मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट मंथ लाइक मैं 5 to 6 आवर्स देती थी, फिर सेकेंड मंथ थोड़ा और इंक्रीज हो जाता था, लाइक 7 to 7 आवर्स, 7.5 आवर्स, एंड फिर लास्ट मंथ 8 to 9 आवर्स तक आ जाती थी मैं। क्या बात है मरियम। अच्छा, मैं आपकी बातों से ये समझ पाया हूँ कि आपने आफ्टर ओ लेवल्स आपने ए लेवल्स या इंटर नहीं किया, आपने उसके बाद डायरेक्ट ACCA किया। ये तो बड़ी ज़बरदस्त। हाँ यस, बट मैंने ना इंटर एक शॉर्टकट के थ्रू किया। वो कैसे, अगर कोई स्टूडेंट का ओ लेवल्स की मैट्रिक कंप्लीट होता है एंड देन उनके ACCA के फर्स्ट 7 फाउंडेशन पेपर अगर क्लियर है तो उनको इंटर में एग्जामिशन मिल जाती है। लाइक टोटल हमारे पास होते हैं 14 पेपर्स, बट अगर आपका फाउंडेशन लेवल ऑफ ACCA कंप्लीट है सो आउट ऑफ 14 11 पेपर्स में आपको एग्जामिशन मिल जाती है एंड आपको सिर्फ 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको प्रॉपर इंटर की इक्विवेलेंस मिल जाती है। सो मैंने वेरी स्मार्ट ऑफ यू। मैं जाहिर सी बात है आपके बड़े बहन भाई, आपने बताया आपके सिबलिंग्स ऑलरेडी ये कर रहे थे, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत नो हाउ भी थी, आप एक नॉलेज थी कि आपने ये सारा प्रोसेस कैसे करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं विद आफ्टर लाइक वंस यू आर डन विद योर स्टडीज़, उसके बाद आप क्या करती हैं? आपकी रूटीन में एक्स्ट्रा करिकुलर क्या चीज़ें हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं? एक तो डिबेट्स, डेक्लेमेशन, होस्टिंग का मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक हम लोग एक बिजनेस ओन करते हैं, स्कूल, किड्स वर्ल्ड स्कूल सिस्टम। सो कोई भी लाइक अगर उसमें कोई भी प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, अभी रिसेंटली हुई थी प्राइज सेरेमनी हुई थी, तो मैं उसमें होस्टिंग करती हूँ। अलॉन्ग विद दैट डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती रहती हूँ। लाइक मेरी जो जमात है उसमें होते रहते हैं
एंड डिफरेंट डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती हूँ। इसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो मैं जैसे ही मेरे एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा दिसंबर रहता है, मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, सो नेक्स्ट 2 मंथ मैं किसी स्पोर्ट में भी ज्वाइन कर लेती थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक मरियम फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स, और ऐसे आप मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहें, हमें प्राउड करती रहें। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, कुछ बच्चे स्टडीज़ में बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, स्मार्ट होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ आर्ट में होते हैं, कुछ क्रिएटिव बच्चे होते हैं। तो ये इस तरह के जब हमें ब्राइट स्टूडेंट्स मिलते हैं तो हमें उनसे ये चीज़ सीखने को मिलती है, नॉट एवरीवन इज़ एक्सीलेंट इन स्टडीज़। ब्रिलियंस आपकी जो है ना वो स्टडीज़ के अलावा किसी भी फील्ड में हो सकती है। बिल्कुल, और अगर किसी में मल्टीपल है तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन एक चीज़ बस मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, मैंने देखा आजकल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ाई को बहुत अपने ऊपर सवाल कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। ये ठीक है जी, कभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है, कभी आपके भी थोड़े से नंबर कम आ सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप ये सोचें जी नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से मराहिल अभी आने हैं। तो पढ़ाई तो जस्ट एक फेज़ है, बट ठीक है आप लोगों को जमकर पढ़ना है, मेहनत करनी है। ये मत सोचिएगा कि इन डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, आपके आने वाले दिनों में काम आएगी। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका ईरान की बात करते हैं। और यहाँ पर जंग के कहते हैं ना बाद हमने देखा थोड़ी सी एक सीज़ फायर वाली सिचुएशन है, और दुनिया के लिए एक चैलेंज बन गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान रोज़ाना बदल जाते हैं। उसकी वजह से हम देखते हैं कि फिर सिनेरियो भी बदल जाता है और मार्केट में भी चेंजेस आ सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दिन कहते हैं कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला कर दूंगा, नेक्स्ट डे कहते हैं जी खित्ते के दीगर मुल्कों के कहने पर मैंने बहुत बड़ा हमला मंसूख कर दिया, और अगर मैं ये हमला कर देता तो ये वर्ल्ड वॉर 2 जैसे सिचुएशन बना देता। तो अब मुज़ाकरात की भी वो बात करते नज़र आते हैं, लेकिन ईरान तरदीद कर रहा है कि कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, और अपना हुर्मुज़ की बंदिश का सिलसिला जो है वो जारी है। सदर ट्रंप ये भी कहते हैं कि ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत शुरू हो गई है, मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के पास ये आखिरी मौका है और अपना हुर्मुज़ आज लाजिम मुस्तकिल खुल जानी चाहिए। ये ज़रा सुन ले, फिर आप डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं उन्हीं की ज़बानी, ज़रा उनके बयानात आप सुन लें। Are the talks with Iran now off? When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance for them to sign a good document. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. अब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब ये कहते हैं कि ओमान और ईरान आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब है, लेकिन आबना हुर्मुज़ बंद ही रहेगी। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा ब्रिगेडियर जनरल मजीद इब्न रज़ा का कहना है कि शाम और लेबनान में नाम नहाद सिक्योरिटी जोन्स के मंसूबे और हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ नया महाज़ ख़ित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकता है। ख़ित्ते से बाहर की ताकतों पर इन्हिसार देरपा सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम ख़ुद खलीजी मुल्कों के हाथ में होना चाहिए। तो ये जो अमेरिकन बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस जो खलीजी ममालिक में है, जिन पे ईरान ने अपनी रिटेलिएशन, जिन्होंने कुछ नहीं किया जब उन पर अटैक हुए, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की बल्कि नुकसान ही पहुंचाया उन ममालिक को। तो उस हवाले से ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे थे कि जो मुल्क की सिक्योरिटी सालमियत खुद मुख्तारी की जिम्मेदारी है वो मुल्क की अपने अंदर से होनी चाहिए ना, वो बाहर से कोई थर्ड पार्टी आउटसोर्स नहीं। तो पेट्रो डॉलर डील है ये तो जी आपको बेसिस दिए ही अमेरिका को इसलिए गए थे कि आप मेक श्योर करेंगे हमारी सिक्योरिटी, और उसके बदले जी तेल का मामला होगा, फिर वो पेट्रोल में उसकी लेन देन होगी, सॉरी डॉलर में लेन देन होगी। एक चीज़ और हम ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया को कहते हैं ना एम्यूनेशन वेपन सप्लाई करता था, आज हम ये सुन रहे हैं जी उनके स्टॉक पाइल्स कम हो गए एंड दे नीड टाइम, मे बी दे आर बाइंग टाइम कि वो जी उसमें मज़ीद इजाफा करें। एक बयान मेरे लिए और हैरानकुन था कि जी बहरी तौर पर जो हमारे पास अब वो सलाहियत नहीं, हमारे पास इतना साजो सामान नहीं है कि हम इसराइल की हमलों से, ईरानी हमलों से जो है वो हिफाजत कर सकें। तो इसराइल तो ख़ुद बहुत ज़्यादा हमें बताया जाता था जी डेविड स्लिंग
आयरन डोम, ये सब कहाँ गया? ये सवाल पूछना चाहिए भाई। तो जब आपने अपने मुल्क के अलावा और आपने नेबरहुड में लेफ़्ट राइट सब की जिम्मेदारी उठाई हो, आपने सिक्योरिटी का ठेका अपने सर पे उठाया हो, और आप दूसरों की जंगों में कूद कूद के बेगानी शादियों में दीवाने बनेंगे, तो फिर यही होगा ना। डोनाल्ड ट्रंप अब जो बता रहे हैं कि पेट्रियाट कम हो गए, थार्ड जो है वो जो दिफाई निज़ाम है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। 2000 बता रहे हैं कि 30 तक जो है वो वापस अपनी सतह पर बहाल होंगे जिस पे वो प्री वॉर पे थे। तो जितने थार्ड्स और पेट्रियाट्स का नुकसान हुआ है ईरानी मिज़िल से, और वो सारे थार्ड्स और पेट्रियाट्स बाय द वे खलीजी ममालिक में भी थे ना। और अगर हम इसका कहते हैं ना फाइनेंशियली इसकी कॉस्ट भी निकालें तो अमेरिका के लिए ज़्यादा कॉस्टली है ये वॉर। ठीक है, ईरान में तबाही हुई है, डायरेक्ट ईरान पर अटैक हुआ है, अमेरिका पे तो डायरेक्ट कोई अटैक नहीं हो रहा, बट एक कॉस्ट है। अगर हम बजट के हवाले से बात करें, बजट भी बहुत बड़ा है, डिफेंस बजट अमेरिका का, बट स्टिल जितनी रेजिस्टेंस दिखाई है ईरान ने, उसके बाद अमेरिका आज इन हालात में है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, और ईरान कह देता है जी बातचीत ऐसी नहीं हो रही है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। थैंक यू सो मच बाबर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दिन धमकी देते हैं, अगले दिन कहते हैं जी बहुत सारे खलीजी ममालिक के कहने पे मैंने एक बहुत बड़ा हमला मंसूख कर दिया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान इसकी तरदीद कर देता है। अब आप ये बताइएगा, एज वी स्पीक नाउ, अभी इस वक्त बातचीत के रास्ते चाहे वो किसी भी चैनल के ज़रिए डिप्लोमेटिक तरीके से जारी हैं, और उनमें सालिसी के मेन किरदार कौन प्ले कर रहा है? कतर का तो हमने सुना था, क्या दीगर कंट्रीज़ भी हैं बशमूल चाइना, और अगर हम सऊदी अरब की भी बात करें, क्योंकि कॉल भी गई थी मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप को। जी बहुत शुक्रिया। बातचीत के रास्ते तक खुले हैं, बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते, कोशिश अभी भी हो रही हैं, और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, ज़ाहिर सऊदीया कतर भी हैं, चाइना डे वन से बैक चैनल से इसमें शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपने बात की, जो कि उनकी शख्सियत इंतहाई अनप्रडिक्टेबल है, वो इस तरह की बातें करते हैं, और इसी वजह से उनकी इन्हीं बातों की वजह से प्रॉब्लम होती है। आपने कॉस्ट ऑफ वॉर की बात भी की, कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत हैवी है। याद रखें, ये जंगी साजो सामान, असला, गोला बारूद जो है, इस पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और जितनी बड़ी आप फौजी ताकत हो, अल्टीमेटली ये कॉस्ट ऑफ वॉर जो है ये अपना आप दिखाती है, और यही अभी अमेरिका के साथ भी हो रहा है। तो बातचीत एक वाहिद रास्ता है। पहले दिन से हम भी ये कह रहे हैं, दुनिया के तमाम ज़िम्मेदार ममालिक यही कह रहे हैं, बशमूल सऊदी अरेबिया और कतर और गल्फ़ के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बातचीत से मसला हल होगा। गोलाबारी से, इस तरीके से हमले करने से अब तबाही तो कर लेंगे ईरान की, बहुत हद तक आपने कर ली है, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। मसला बातचीत से हल होगा। तो कल को जो आपने मजबूर होकर इस वजह से बातचीत करनी है सीरियसली, कि आपके लिए इस जंग की जो कीमत है इन टर्म ऑफ इकॉनमी के ऊपर जो आपके बोझ पड़ रहे हैं वो बहुत भारी हो गई है, तो बेहतर नहीं है अभी बातचीत कर लें और इस मसले का हल निकाल लें जिसके ऊपर मुत्तफिक हुए थे। 14 पॉइंट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको इस्लामाबाद MOU कहते हैं, उसमें रास्ता मौजूद है। तो फिर बार बार इस तरह की बातें करने से, धमकियां देने से सूरत हाल ख़राब होती है। इस चीज़ का एहसास अमरीकी सदर को हो तो गया हुआ है, लेकिन इस पर अमल करने की ज़रूरत भी है। इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फेस सेविंग सब कुछ आती है, चाहिए होती है। फेस सेविंग इनको भी मिल गई थी, फेस सेविंग ईरान को मिली थी इस्लामाबाद MOU में। वही एक रास्ता है, वही एक बुनियाद है जिसे बेस बना के आप आगे चल सकते हैं और उससे अमन कायम हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही होगा और मज़ीद तबाही बर्बादी नहीं होगी। हमले जो है ये किसी मसले का हल नहीं होते, एम्बैरेसमेंट बढ़ती चली जाती है। करेक्ट, और वो हम देख रहे हैं कि बढ़ती ही चली जा रही है। पॉपुलैरिटी ग्राफ है तो वो गिरता जा रहा है, दिफाई बजट में खसारा होता जा रहा है, पेट्रियट्स थॉट्स का नुकसान अलग से हो रहा है। अच्छा, मैं बाबर साहब जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ट्रंप साहब ने ईरान को आज की डेडलाइन दी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के हवाले से, तो आज आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही रहेगा और खुदा न खास्ता अब हमले दोबारा से शुरू हो जाएंगे? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोलना होता तो बहुत पहले खोल चुके होते। वो तो फिर इस्लामाबाद MOU के बाद बंद ना होता, धमकियों से नहीं खुलेगा। अमेरिका यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है हम सबको पता होना चाहिए, उसके जो उसके ज़रिए होने वाली जितनी भी तजारत है उसका अमेरिका पर असर को नहीं पड़ता। तो अमेरिका ऐसे दुनिया की थानेदारी करने की बजाय, हर चीज़ में टांग जो है ना वो बीच में अड़ाने की बजाय, या हर चीज़ में
लुकमा देने की बजाय बेहतर यह है कि इन चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखे, ताकि उसकी दुनिया में एक ओवरऑल जो पोजीशन है, जो इसका एक स्टेटस कह लें या अहमियत कह लें, वो भी कायम रहे और इन चीज़ों में उलझ के वो अपने आप को मजीद एक्सपोज ना करे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या कोई भी आबी गुजरगाह है वो ज़बरदस्ती नहीं खुल सकती। देखें, कोई भी तजारत अंडर दीज टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स नहीं हो सकती। वो तभी खुलेगी जब ईरान भी उस पर मुत्तफिक होगा, अमान भी होगा, तो वो खुल जाएगी। और वो जब हम टेक्निकल लेवल टॉक्स में ही बात होनी थी ना जी, तो जब उसको अब ज़बरदस्ती उसमें से कोई जहाज़ गुजरने की कोशिश करेगा, ईरानियंस रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने साबित किया ईरानियंस ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए एक तुर्क का पत्ता है, ट्रम्प कार्ड है उनके लिए। इस वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने हक में इस्तेमाल ना करते तो इस जंग को ना दुनिया इस तरफ मुतवज्जो होती और ना ईरान की इतनी अहमियत बढ़ती। अभी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, उनके टेरिटोरियल वाटर में आता है, उसको उन्होंने इस्तेमाल तो करना है। तो ज़बरदस्ती तो नहीं खुल सकती, कभी भी नहीं खुल सकती। अमरीकी जितनी मर्जी वहाँ पर आकर डिप्लॉयमेंट कर दें, कोई भी जहाज़ इस तरह की कोर्शन में वहाँ से नहीं गुजरेगा। यह हकीकत है। तजारत कभी भी गोलियों की बुछाड़ में और संगीनों के साए में नहीं हुआ करती। तजारत हमेशा पुरअमन हालात में ही आगे बढ़ती है, आगे होती है। आपने खुद जिक्र किया ओमान और ईरान का कि वो ज़ाहिर है अब हम देख रहे हैं कि उनके दरमियान मुआहदे पर, बहरी रास्ते पर मुआहदे के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही, काफ़ी डेवलपमेंट होती हमें नज़र आ रही है। लेकिन ईरान एक तरफ अपना हरमुज़ खोलने को तैयार भी नहीं होता, दूसरी तरफ अगर कोई नए रूट या कोई नया मुआहदा ऐसा सामने आता है, अमेरिका कि उसमें कितनी से होगी, अमेरिका को कितना एक्सेप्टेबल होगा आपके ख्याल में? जी, तो कोई भी मुआहदा उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होगा जिसमें जब तक दोनों शामिल ना हो। और ईरान को भी कुछ मामलात में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है, मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है, उलझाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ईरान का भी बहुत नुकसान हो रहा है। वही मामला काबिल अमल होगा जिसमें रजामंदी के साथ कोई रास्ता निकलेगा, और वही मुआहदा कामयाब होगा जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान और अमान का जो राइट है, जो हक है, वो तस्लीम किया जाएगा। बाकी बाहमी तजारत और उस आबी गुजरगाह से लोग दुनिया के जहाज़ गुजरते हैं, वो गुजरते रहेंगे, गुजरने चाहिए, कोई ऐसे रोक नहीं सकता। लेकिन जाहिर है एक ऐसा काबिल अमल मुआहदा होना चाहिए जिसमें अमान और ईरान का बुनियादी किरदार हो, और अमेरिका जैसा कोई भी मुल्क उसमें एक थर्ड पार्टी के तौर पे आ सकता है। ये एक रास्ता है। अदरवाइज ज़बरदस्ती कुछ नहीं होगा, उसमें उलझते रहेंगे, नुकसान होता रहेगा, इकोनॉमी इसके ऊपर ड्रेन पड़ता रहेगा, दुनिया इस तरह के तलातम से हर वक्त बरसरे बेकार रहेगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, आपने बड़े इन डेप्थ एनालिसिस से एनलाइटन किया। मूविंग फॉरवर्ड मैं अब आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि मैं ही आपको बताऊँ। मोदी जिसका डीएनए अफ़गान तालिबान के साथ मिलता है और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है, और मोदी जो इज़राइल को अपना फादरलैंड कहता है, उस मोदी की एक और कारस्तानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाज़ा जंग के दौरान भारत की जानिब से इज़राइल को हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की फराहमी का इंकशाफ सामने आया है। तो बेसिकली जो गाज़ा में जेनोसाइड हो रहा था, जो नेतन्याहू इज़राइल जो जेनोसाइड कर रहा था गाज़ा में, उसकी सहूलतकारी कौन कर रहा था? नहीं, मोदी। इसको तो कहें कि बराबर का शरीक होना। जितने हाथ गाज़ा में फ़लस्तीनियों के खून से नेतन्याहू के लाल रंगे हुए हैं, इसी तरीके से मोदी के भी वही जराइम हैं, वही वॉर क्राइम्स हैं जो कि नेतन्याहू के हैं। तो ये आपको जो खबर साइम ने दी है, ये बेसिकली इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट ये बता रही है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद भी भारत से इसराइल को असलहा, गोला बारूद और फौजी साजो सामान के पुर्जों की तरसील जारी रही। हालांकि खदशा मौजूद था कि ये सामान गजा में जारी फौजी कार्रवाई में इस्तेमाल हो सकता है। और फिर हमने देखा जिस तरीके से खुल के भारत ने एक हिमायत की, और हमने देखा कि उनकी एक अलग पॉलिसी थी फ़लस्तीन को लेके। भारत की अरसे से एक बहुत डिफरेंट पॉलिसी थी, लेकिन मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती ने आपकी देखें कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया इस सिचुएशन को, और कितने मासूम फ़लस्तीनी, कितने मासूम बच्चे, किस तरीके से उनके साथ जो जुल्म, जो बर्बरियत करी गई। वॉर क्राइम्स में जब भी बात आएगी तो सिर्फ नेतन्याहू का ही नहीं, मोदी का नाम भी वैसे बिल्कुल आएगा। और जो गोलियां
गाज़ा के बच्चों पर चलाई गई, जो फ़लस्तीनी ख़वातीन के ऊपर जो गोला बारूद, जो गोलियां चलाई गई, वो मोदी ने सप्लाई की थी इसराइल को, वो मोदी ने फ़ंड की थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत से इसराइल भेजी जाने वाली 2596 शिपमेंट्स का जायज़ा लिया गया, जिनमें छोटे हथियारों, ड्रोन्स, तोपखाने और फौजी गाड़ियों के पुर्जे शामिल थे। एमनेस्टी के मुताबिक ये सामान इसराइली दिफाई कंपनियों के जरिए फ़ौज तक पहुंचाया गया। तंजीम का मौक़िफ़ है कि ऐसे हालात में असलहे की फराहमी बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन और जनेवा कन्वेंशन की रूह के मुनाफी हो सकती है नहीं है, ये है, और मोदी को इसके रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल करने पड़ेंगे, और ये रिपोर्ट बड़ा मैटर करती है। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी टाइमली भी है, और आई एम ग्लैड कि ये रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पर सामने आ गई है। छोटी सी ब्रेक ले लेंगे जनाब, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे खेल की, और खेल की बात जब हम करेंगे तो हम यहाँ क्रिकेट की बात करेंगे। पोर्ट्समैन टेस्ट का दूसरा रोज़ पाकिस्तान टीम के नाम रहा, और पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई, और साथ ही हम देख रहे हैं कि दूसरे रोज़ खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 266 रन बनाए। तो पाकिस्तान को पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मज़ीद 78 रन दरकार है। अब्दुल्ला शफीक 107 और कप्तान बाबर आजम 86 रन बनाकर जी विकेट पर मौजूद हैं। अवैस अजान ने भी जनाब 55 रन की इनिंग्स खेली, फिर इमामुल हक सिर्फ 14 रन बना सके, उसके बाद आउट हो गए। जुमेल वारकेन और शामिर जोसेफ ने एक विकेट ली। इससे कबल वेस्ट इंडीज़ की टीम 344 रन बनाकर आउट हुई थी, जिसमें बहुत से खिलाड़ी थे। रोस्टन थे, उसमें जस्टिन थे, उसमें ब्रैंडन किंग थे। 40 रन बनाकर नुमाया रहे ये लोग। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से साजिद अली ने 4 शिकार किए, उबैद शाह, मोहम्मद अली और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। तो ये हमने आपको राउंड अप दे दिया, वेस्ट इंडीज़ वाला भी और स्पेन वाला भी। अच्छा जी, अब शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं बड़े अरसे बाद। शाहिद भाई, थैंक वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को सर 344 रन तक महदूद कर दिया, क्या इससे भी कम स्कोर पर आउट करना मुमकिन था, आपको लगता है? नहीं, मुमकिन नहीं था। खैर, क्रिकेट में तो कोई भी चीज़ मुमकिन या नामुमकिन नहीं होती, क्रिकेट बाई चांस होता है। कर सकते थे कम में आउट, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी ज़ाहिर है खेलने आई है। एक सपाट विकेट है, फ्लैट विकेट है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान ने 4 रोज़ा मैच खेला था, बड़ा भारी स्कोर किया था। वहाँ पे भी बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी, अजान अवैस ने, अवैस सफ़र ने, सब ने बड़ा अच्छा स्कोर किया था। तो एक अच्छी पिच मिली है। हैरानगी है कि वेस्ट इंडीज़ ने 1-0 की लीड के बाद इस तरह की पिच बनाई, लेकिन आपको पिच पे अच्छा भी खेलना होता है। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, अजान अवैस बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। काफ़ी अरसे के बाद हमने पाकिस्तान की बैटिंग में फ़्लो देखा है, और इतना बड़ा स्कोर कर लिया पाकिस्तान ने, 268, और अभी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं। और वो जो सेंचुरी बाबर आजम से बहुत दूर चली गई थी, टेस्ट सेंचुरी, 34 इनिंग्स के बाद अब लग रहा है कि वो आने वाली है। आज इंशाल्लाह वो बनाएंगे सेंचुरी, और पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत भी थी। पाकिस्तान 1-0 के खसारे में है, पाकिस्तान को सीरीज़ बराबर करनी है, आगे इंग्लैंड का भी टूर है। तो इससे पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान के बैटर्स में एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बाबर जो हैं वो सेंचुरी के करीब है, और हम देख रहे हैं 4 साल और 34 इनिंग से टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की है। शाहिद साहब, आज तीसरे दिन का खेल ज़ाहिर होगा, तो पाकिस्तान की 8 विकेटें अभी बाकी हैं। क्या देखते हैं, हमें कितने रन्स की लीड लेनी चाहिए? कम से कम देखिए 150 रन की तो लीड लेनी चाहिए। उमूमन हम ये देख रहे हैं बहुत से टेस्ट मैचों में पिछले 1.5-2 साल से कि पाकिस्तान की आखिरी 5-6 विकेटें बड़े बुरी तरह से कोलैप्स होती हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर करे, 150-200 रन की लीड ले और फिर वेस्ट इंडीज़ को ये टेस्ट मैच हराए। इसलिए कि टेस्ट सीरीज़ बराबर करने के लिए ये टेस्ट मैच जीतना ज़रूरी है। और हम सन 2000 के बाद से वेस्ट इंडीज़ से नहीं हारे, यानी 26 साल का हमारा नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड है, वो बरकरार रहना चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि आगे इंग्लैंड का टूर है, हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 90 और आखिरी नंबर पर हैं, तो इस विन से हमें पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर आएंगे हम, और हमें इंग्लैंड के टूर के लिए भी काफ़ी एतमाद। और शायद साहब, तमाम डिपार्टमेंट में ज़ाहिर है आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, पूरा एक गेम प्लान होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ मोहम्मद अब्बास की, हर कंडीशन में वो अच्छे साबित होना। अभी तक पहले टेस्ट में 8 विकेटें हासिल की, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें बिठा दिया। तो ड्रॉप करने की कोई वजह समझ आती है आपको?
काफ़ी हैरानकुन फैसला है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का। सरफराज हैं, उसमें असद शफीक, ये दोनों सेलेक्टर भी हैं और दोनों कोचेस भी हैं। बाबर आजम ज़ाहिर है वो कप्तान है, उनका भी फैसला होगा। उन्होंने टॉस में ये कहा कि कंडीशन ऐसी नहीं थी, ये पिच ऐसी फ्लैट है, इस पर इतनी तेज़ गेंद नहीं आती, और बार बार यही कहा जाता है कि अब्बास की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइन और लेंथ से सारा अपनी जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, वो पूरी कर लेते हैं। 8 विकेटें लेना, फिर अगले ही टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप कर देना, बड़ा हैरानकुन फैसला था। लेकिन बाज़ औक़ात आप कोई बोल्ड डिसीजन लेते हैं और वो पे ऑफ कर जाता है। शायद अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो सब लोग यही कहेंगे कि ठीक है, सही डिसीजन था, और अगर कहीं गलत रिजल्ट आता तो जाहिर है इस डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो भी रही है कि अब्बास जैसे प्लेयर को, और शोमी किस्मत उनकी देखें कि उन्हीं से उबैद शाह को कैप दिलवाई गई। इस दिल से बेचारे अब्बास ने कैप दी होगी कि मैं तो नहीं खेल रहा, यंगस्टर तू खेल रहा। अच्छा शाहिद भाई, चले क्रिकेट की तो हम रोज़ बात करते ही हैं, ज़रा दूसरे खेलों का भी जिक्र कर लेते हैं। अभी रिसेंटली लेटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, उसमें पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा था। आप स्विमर्स की बात कर लें, आप जेवलिन थ्रो की बात कर लें। जेवलिन थ्रो पे मैं एम्फेसाइज इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अरशद नदीम हमारे कौमी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, लेकिन उसके बाद से अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बहुत डगमगाई और अब हम देख रहे हैं कि अताब का शिकार भी वो हमें नज़र आए। अब जेवलिन थ्रो के पूरे इवेंट के अंदर हमें अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बहुत वीक नज़र आई। एक बॉलीवुड की एक मूवी थी जिसमें मुझे याद है आज से कुछ अर्से पहले वो आई थी, जिसमें पहलवान होती हैं, खिलाड़ी होती हैं, तो वो जब तक अपना देसी खेल, अपना देसी स्टाइल के अंदर वो खेल रही होती हैं, तब तक वो बड़े अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स ले रही होती हैं, तमगे ले रही होती हैं। जिस दिन से वो फॉर्मल कॉस्मेटिक ट्रेनिंग शुरू करती हैं, फैंसी ट्रेनिंग शुरू करती हैं, उस दिन से वो डाउनग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है अरशद के साथ भी कुछ ऐसा ही केस हुआ? नहीं, जेवलिन और पहलवानी में बहुत फ़र्क है। पहलवानी में देसी तरीके आजमाते हैं, जेवलिन में अब मॉडर्न तरीके आ गए। और अफसोस ये है कि हमने पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम को पैम्पर कर दिया, प्रोग्रेस नहीं हो सकी उनकी। उनको पैम्पर नहीं करना चाहिए था कि हमने 35-40 करोड़ रुपए उन्हें दे दिए। उनको 5 करोड़ रुपए तक मिलते कैश अवार्ड, जो होता है $50,000 वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से तमगा गोल्ड मेडल जीतने पर दिया जाता है। वो काफ़ी मुझे लगा कि जैसे उनकी प्रोग्रेस रुक गई, वो पैम्पर हो गए और उन्हें खुद ही जो है अपने अखराजात उठाकर साउथ अफ्रीका जाना चाहिए था, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते या जर्मनी जाते। तो हमारी खेलों की तंजीमों को ये चाहिए कि किसी भी एथलीट को इतना कैश अवार्ड ना दें, कैश अवार्ड दें लेकिन एक लिमिट तक दें, और फिर उसको उस कैश के साथ उसको बेस कर दें, जर्मनी में कर दें, साउथ अफ्रीका में कर दें, उसे एक फॉरेन कोच दें जो मॉडर्न टेक्निक बताए कि जब फील्ड गीली होती है, वेट होती है, तो वहाँ पे आप कैसे भागकर जेवलिन फेंकते हैं। जब ब्लिस्टरी कंडीशन होती है, बहुत तेज हवा चल रही होती है, जैसे ग्लासगो में थी, वहाँ पे आप कैसे थ्रो करते हैं। श्रीलंका का एक नौजवान आया, उसने गोल्ड मेडल ले लिया। इंडिया के 2 एथलीट, कि इसमें ज़ाहिर है अरशद को हम कम इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हमारे यहाँ एक जब कोई जीतता है, कोई बड़ी अचीवमेंट करता है, तो हम सब जी उसकी जीत में शरीक होना चाहते हैं। यहाँ पर हमने देखा हुकूमती सतह पर, चाहे वो सारे सूबों उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई, फिर सब ने चाहा जी हम अपना अपना किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन उनकी इस जीत में डाल सकें। ये जो पैसा है या ये जो बजट है, इसकी एलोकेशन जो है वो फिर और खिलाड़ियों पर की जा सकती है। हम एकेडमीज बना सकते हैं, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। हम अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, हम उन जैसे और हीरोज़ क्यों नहीं पैदा कर सकते। इसके लिए हमें काम करना होगा, इन इदारों को काम करना होगा। इनसे कोई पूछता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं स्पोर्ट्स को फॉल कर रहे हैं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आजकल जो बड़ा मशहूर जुमला चल रहा है कि सिस्टम फेल हो गया, तो सिस्टम फेल है पाकिस्तान के खेलों का। हम पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 18वें नंबर पर थे, 2 गोल्ड थे हमारे, 3 सिल्वर थे, 3 ब्रॉन्ज थे। रेसलिंग इस दफ़ा शामिल ही नहीं की कॉमनवेल्थ गेम्स वालों ने, वहाँ के हमारे साथ तमगे चले गए। हम रेसलिंग में बहुत अच्छे हैं। वेट लिफ्टिंग में हमें नूह भट्ट ने गोल्ड मेडल जितवाया था पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में। वेट लिफ्टिंग की फेडरेशन पे पाबंदी है, उनकी पाबंदी ख़त्म करते हैं, उनके 3-4 अच्छे वेट लिफ्टर्स भेजते तो पाकिस्तान मेडल टेबल में भी ऊपर होता। लेकिन हम खेलों को हम बिगाड़ रहे हैं। हमने खेलों को इस कदर बिगाड़ दिया, तो अब हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम किसी प्लेयर को इतना सब कुछ ना दें, सिस्टम पे लगाएं, उसका सिस्टम अच्छा करें, उसको हम कोच देते हैं। वो बेचारे यही शिकायत करते रहे कि मुझे जाना है, मुझे फॉरेन कोच चाहिए। वो अपने पास से खुद पैसे खर्च करके चले जाते हैं।
और जब वो नहीं गए तो हमारा सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो गया कि हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। उनकी प्रोग्रेस के बजाय वो और पीछे चले गए और दूसरे आए और उन्होंने मेडल्स पर कब्जा किया। करेक्ट, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मुझे ये लगता है कि खिलाड़ी को उसकी जो ट्रू ओरिजिनल फॉर्म है, जो उसका स्टाइल है, उसी में खेलने देना चाहिए, ना कि उसके स्टाइल को आपको इवॉल्व करना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ करनी। अरशद इज आवर हीरो एंड ही Yes, विल he is रिमेन indeed. आवर हीरो। हमें अरशद जैसे और हीरोज को सामने Correct. लेकर आना होगा। लेकिन छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब, अनदर डे अनदर स्टोरी फ्रॉम कसूर। और कसूर से हमें इस एक अजीबो गरीब किस्म की तशवीशनाक और हौलनाक किस्म की स्टोरीज़ हम रिपोर्ट करते रहते हैं अक्सर औकात आपको। अब कसूर में क्या हुआ है कि कसूर में पुलिस ने डकैती और अगवा की झूठी कहानी का ड्रॉप सीन करते हुए खुद साख्ता वारदात का भांडा फोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक अदनान ने 155 पर इतला दी कि उसे 4 डाकुओं ने अगवा किया और 80,000 रुपये छीन कर फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। पुलिस को मशकूक महसूस हुआ। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो पैसे वालिदैन को देने के बजाय नया मोबाइल ख़रीदना चाहता था, जिसके लिए दोस्तों के साथ मिलकर डकैती और अगवा का ड्रामा रचा। अंदाज़ा करें, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए इसने पूरा एक क्राइम सीन क्रिएट किया। और हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर वालिदैन भी ज़ाहिर इसमें कितने मुतासिर होंगे सारी सूरत हाल से। हमारे नुमाइंदे तकरीम अली मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा तकरीम, पुलिस को कब ये मामला मशकूक लगा? वो ऐसे क्या अवामिल थे या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पुलिस को लगा ये केस जेन्युइन नहीं है? अच्छा सदफ, पहले तो ये बड़ी जो है ना अहम बात है कि बाज़ ख्वाहिश की तकमील के लिए इंसान इस ऐसी हदें पार कर जाता है कि अक्ल और शौर भी पीछे रह जाती हैं। अपनी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए बाज़ का जान को भी खतरे में डाल लेता है। यही जो कसूर का जो वाक़या है, ऐसे ही इसकी जो है ना वो मिसाल है, जिस पे जो है ना ये नौजवान ने सिर्फ मोबाइल के हसूल के लिए ये ड्रामा रचाया और पहले इसको बिस्तर पे जो है ना अस्पताल का बिस्तर देखना पड़ा, अब जेल की सुलाखें जो है ना देखनी पड़ रही हैं। तो ये वाक़या हुआ था 31/7/2020 को रात का ये वाक़या। ये अदनान नामी नौजवान है, ये एक फैक्ट्री में काम करता है जो है सदफ, उसके लिए। अच्छा, उस फैक्ट्री में काम करते हुए ना इसने जो है ना इतला दी थी कि 15 पे कॉल की, जिस पर डीपीओ आफ्ताब पुलरवान ने और एसएचओ अली अकबर और अफसर डोगर साहब है डीएसपी और इनको जो है ना वहाँ पे भेजा। उसने इतला दी कि जी मुझे जो है ना 4 लोगों ने अगवा किया, उसके बाद मुझे जो है ना यहाँ ले गए, मेरे पैसे 80,000 जो पैसे थे वो ले गए और अपना फायर लगा दिया। ठीक है, ये हमें पूरी स्टोरी समझ आ गई। थैंक यू मच। तकरीम हमारे नुमाइंदे साथ थे, इस हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा जी, कुछ अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। मलाइका लड़की की बात करेंगे, बलूचिस्तान की पहली खातून को पैमा, उम्र की हालांकि सिर्फ 14 साल है, छोटी बच्ची है, उन्होंने उस चोटी को सर करने का एजाज़ हासिल कर लिया है, जिसको कहते हैं ना लोग बड़ा डरते हैं। और बड़ा कारनामा 6040 मीटर बुलंद खोसर किंग चोटी सर की, और ये सिर्फ 14 साल की हैं। इनसे बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मलाइका खिलजी। थैंक यू वेरी मच मलाइका, बहुत मुबारक हो, आपने हम सब का नाम रोशन किया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, खोसर गंग चोटी सर करने का फैसला आपने कब किया और किसने आपकी हेल्प की इसमें? मैं तो बचपन से स्पोर्ट्स में थी, मतलब स्पोर्ट्स करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। जब मौका मिला तो मैं चाहती थी कि ये करूं, तो फिर मैंने माउंटेनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट की, जो एल्पाइन क्लब और बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड कल्चर मैनेजमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप पे रखा। अच्छा, लेकिन भाई ये तो बड़ी छोटी सी उम्र है, इतना ख़तरनाक सफ़र, घर वाले मान गए थे आपके? उन्होंने आप कितना इनकरेज किया आपको? उनकी कितनी सपोर्ट थी? पहले तो नहीं माने, क्योंकि मैं पठान हूँ और हमारे इलाके में लड़कियाँ स्कूल भी नहीं जाती। लेकिन फिर जब मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया तो उन्होंने मेरे बाबा को समझाया, मेरी अम्मी को समझाया, फिर मेरे बाबा भी मान गए थे क्योंकि मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। वाह, ज़बरदस्त। तो आपको खोसर गंग चोटी, पहले आपने कोई प्रैक्टिस वगैरह की थी, इसके लिए क्या ट्रेनिंग की आपने? मैंने छोटी मोटी सी प्रैक्टिस की थी, जो हमारे यहाँ कोयटा के छोटे से पहाड़ है वहाँ पर प्रैक्टिस की थी, लेकिन टेक्निकल प्रैक्टिस मेरी इतनी नहीं थी। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहली बार देखी। अच्छा। इक्विपमेंट्स इतना सारा था जो मैंने पहले नहीं देखा था, जब वहाँ गई तब वहाँ मैंने सीखा।
तो मुश्किल आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल था? चोटी सर कर रही थी आप, क्या इस जर्नी में क्या मुश्किलात आई? मुश्किलात तो बहुत सारी थी, लेकिन सबसे मुश्किल मुझे एक टाइम लगा जब हम लोग रात को जा रहे थे, शायद 3 बज रहे थे हमारे, हम लोग सबमिट पुश के ले जा रहे थे, तो एक ऐसा लम्हा आया जहाँ बर्फ बिल्कुल दीवार की तरह खड़ी थी, तो हमें उस पे चढ़ना था। तो मैं बीच में तो मैं स्टार्ट हो गई थी, जा रही थी, लेकिन बीच में मैं थक गई और मैं रुक गई। मैंने कहा मैं हमारे गाइड को मैंने कहा मैं वापस नहीं जा सकती, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपको वापस नहीं जाना, आपको बलूचिस्तान की पहली लड़की बनना है। इसलिए फिर जब उनकी बस एक जो मोटिवेशनल बात थी मेरे लिए, जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे फिर से ख्याल आया नहीं, मुझे करना है, मुझे जाना है। फिर मैं वापस स्टार्ट हो गई थी चलना। इस आज़म को, आपके इस हौसले को हम सलाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच मलाइका खिल जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, हमारा नाम ऐसे ही रोशन क्या करते रहे, बात है पाकिस्तान भाई, का नाम हमारे बुलंद बलूचिस्तान के बच्चे बच्चियों की। तो यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।